नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे जाने माने समाज सेवी श्री एमडी माखीजा के साथ। भैया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। फ्रंट पेज पर जो खबरें आज छपी हैं पहले उसकी जानकारी दे दें, फिर आप भी, मुझे लगता है कि हमें और दूसरे चैनलों को लगातार देख रहे होंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ के मतदाताओं ने क्या हुक्म दिया है। पहले हम आपको बता दें कि खबरें क्या हैं। इस साल शेयर बाजार ने 40% तक रिटर्न दिया, आकार 25% बढ़ा। ये पहली खबर है कि अखबार की। बदमाश नशे में मारपीट हंगामा करने लगा, 9 लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले जेल से छूटा था, 15 मामले भी दर्ज। भिलाई की खबर है, 10 साल के बच्चे का शव मिला, सिर और धड़ अलग अलग थे। ये खबर अंबिकापुर की। चार्जशीट में गैंगरेप का जिक्र ही नहीं, संजय ने नशे में दुष्कर्म और हत्या की। ये कोलकाता की खबर है फ्रंट पेज पर। देवेंद्र यादव की 21 तक बढ़ाई गई रिमांड, कोर्ट से फिर राहत नहीं। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के चुनाव के लिए भी जमीन तैयार करेंगे नतीजे। इस हेडिंग से एक खबर लगी है नई दिल्ली से। छत्तीसगढ़ सरकार की आक्रामक नीति से बैक फुट पर जा रहे हैं नक्सली, अमित शाह ने बात कही है। रायपुर से खबर, दिल्ली और रायपुर से मिलाकर खबर छपी है। अस्पताल पहुंचे रतन टाटा, कहा चिंता की बात नहीं, झारखंड में लाएंगे एनआरसी, घुसपैठिए बाहर होंगे, शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। रांची में छत्तीसगढ़ में हुआ था जंगल सत्याग्रह, 9 साल चला। जवाब निकालना सिखाने से मुश्किल हो जाती है गणित, पहले किसने सॉल्व किया कि रेस में न फंसे, कई विधियों से उत्तर निकालना सिखाएं। और इसके अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो द्वारिका पीठ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने गौ हत्यारों के एजेंट हैं नरेंद्र मोदी, इसकी तरफदारी की है। मतलब निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो कहा है उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक कहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। रायपुर में 928 किलो चांदी की सिल्ली बरामद हुई है, सुबह की खबर है। और अब बात कर लेते हैं पहले हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं सुबह 9 बजे, तो हरियाणा में तो 2/3 बहुमत से रुझान जो आ रहा है, 2/3 बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से पूरी तरह साफ हो रही है। जम्मू कश्मीर में इसकी स्थिति लगभग वही रहेगी जो पिछले चुनाव, लगभग 10 वर्ष पहले जो उनकी स्थिति थी, वही 26, 27, 28 के आसपास ही ये सिमट जाएंगे। इस तरह का रुझान है। और एनसी कांग्रेस को, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वहाँ पे पूर्ण बहुमत मिलने के आसार हैं। अब ये जो रिजल्ट आता दिख रहा, अभी तो रुझान है, रिजल्ट इसी को अगर हम रिजल्ट मान लेते हैं तो खबर है महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के चुनाव के लिए भी जमीन तैयार करेंगे नतीजे। क्या होता दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात, इसमें झारखंड में तो नहीं, अब दिल्ली में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है, मैं इसमें खासतौर से जम्मू कश्मीर में, उसका एक ही कारण है कि मुस्लिम बहुल प्रदेश है जी। और जिस तरह से मुस्लिम एक दूसरे को भड़काते हैं, जिस तरह के वहाँ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा जी, लोग जिस तरह वो भाजपा के लिए हमेशा विरोधी होता है, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद भी जो स्थिति बनी है, मैं तो समझता हूँ कि इतनी बुरी नहीं है जो सोच रहे हैं। 28 सीट अभी जैसा दिखा रहा है, तो ऐसा हो सकता है पीडीपी के साथ मिलकर जैसा भी संभव होगा, क्योंकि इतना पाना भी मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं तो वहाँ सिंध दर्शन यात्रा के साथ जाता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ऐसा बीजेपी अच्छी चली है, वहाँ कोई कमी नहीं है। जी जी। लेकिन क्योंकि वहाँ अब्दुल्ला जी हैं जो एक वहाँ के मशहूर अपने पूरे सक्षम नेतृत्व वाले हैं, उसके कारण कांग्रेस आगे बढ़ी है। कांग्रेस को उतना नहीं मिला होगा, एनसी को ही ज़्यादा मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस अधिक पा रही है जी। वो उसका कारण एक ही है जो मैंने कहा, मुस्लिम जहाँ भी क्योंकि मोदी की, भाजपा की जो एक नीति इस समय चल रही है पूरे देश में जी, मुस्लिम के खिलाफ, उसके खिलाफ, और वो मैं तो कहूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। वो जो चल रही है उसका प्रभाव दिखेगा हर जगह। जहाँ मुस्लिम मतदाता होंगे वहाँ वह वोट कांग्रेस, बीजेपी को नहीं जाएगा, इतना निश्चित मानिए। हाँ, यही कारण है कि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी लगभग जम्मू क्षेत्र में ही मिलेगी। हाँ, उसमें लगा भी नहीं होता। हाँ, 1 सीट हो सकता है इनको कश्मीर में मिल जाए, इस तरह की बातें तो कही जा रही थी। वहाँ उम्मीदवार भी कम खड़े हुए, कश्मीर में खड़े हुए, मेन जम्मू में ही खड़े हुए। तो वही इसलिए बता रहा हूँ, वो जो एक प्रश्न है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय हित अलग है
और चुनाव जीतना अलग है। जी जी जी। राष्ट्रीय हित तो कहता है नहीं, मुस्लिम जिस तरह से बढ़े हैं और जिस तरह बढ़ रहे हैं और जिस तरह उनको बढ़ाया गया है, अब इस बात को हम चर्चा करें या न करें, वक्फ की बात जो आती है वक्फ बोर्ड की, आश्चर्य होता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं होगा जो किसी दल को, किसी संस्था को ये कहे कि जिसको तुम कहोगे तुम्हारा वो तुम्हारा, चाहे वह किसी का क्यों ना हो। हाँ, प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि मेरा है, उनको नहीं। वो कह दिया कि मेरी है बस। जी क्या जी, उस पर चर्चा तो चली रही। हरियाणा में भी जो रिजल्ट आ रहा है या जो रुझान दिख रहे हैं, वो तो पहले से ही जो रुझान आए थे, जो तमाम चैनलों ने जो एग्जिट पोल किया था उसके हिसाब से ही था कि वहाँ से क्लियर है भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही, कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो वो उसको क्या, जैसे वहाँ नूह वगैरह का मामला हुआ था ना एक साल पहले, वहाँ कत्ले गारत हुआ था, और वहाँ भी हिंदू मुसलमान की बात खूब होती है, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं पाई, इसका मतलब ये मान लिया जाए। वहाँ जातीय समीकरण बहुत जबरदस्त है, जाटों का। जाट को इन्होंने समर्थन दिया और जाट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मिला होगा, लेकिन उससे सफलता पूरी नहीं मिली है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि जो कुश्ती संघ का जो हुआ, वह भी इसमें शंका नहीं, उसका भी प्रभाव वोट पर पड़ा है। जी जी। और फिर वो जो है विश्व विजेता विनेश क्या ऐसा, जी जी, उसने उसको उस कांग्रेस अपने तरफ ले करके अपने वोट बढ़ाए, इसमें कोई शक नहीं। वो भी है, अग्निवीर है, अग्निवीर है। 10 साल की आपकी सरकार थी, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारी चीजें मिल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे। लेकिन इससे ये भी है ना कि इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का जादू वहाँ काम नहीं किया। हाँ, ठीक बोल रहे आप, नरेंद्र मोदी अकेले का जादू काम करे संभव नहीं है जी। जब तक वहाँ के लोकल जो राजनीति है, लोकल जो राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, उनका भी उस तरह का थोड़ा तो प्रभाव। यहाँ तो हरियाणा में तो आप जानते हैं टक्कर आपस में कितनी हो रही थी हमारे बात भाइयों की, वो एक बहुत बड़ी, पहले का मुख्यमंत्री फिर बदला, मुख्यमंत्री बदला, ये जो वहाँ स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उसका प्रभाव है, उसका नतीजा है। जी जी जी। अब वो कैप्टन अभिमन्यु, चूँकि वो कोरबा से भी उनका ताल्लुक है, छत्तीसगढ़ से भी ताल्लुक है, रहने वाले हरियाणा के हैं, वो यहाँ एक जानी मानी कंपनी जीटीपी, उसके मालिक जो हैं उनमें वो भी शुमार है, उनका भी वो भी पार्टनर है उसमें, वीर सेन जी के भाई हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं, इस तरह की खबर है। पिछली बार भी वो चुनाव हारे थे, हारे नहीं होते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पिछली बार भी हारे और इस बार भी पीछे चल रहे हैं। जहाँ से वो लड़ रहे हैं उस एरिया में पूरा कांग्रेस का अभी वो गढ़ बन गया है, इस तरह का रुझान है। अब खैर ये तो परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। एक बात जो कही जा रही है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव के लिए भी ज़मीन तैयार करेंगे नतीजे, तो निश्चित है दिल्ली में तो वो जो ड्रामेबाजी केजरीवाल की अभी हुई है, आतिशी और ये सब जो जिनको सामने उन्होंने किया है, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल आज की तारीख में 2 चुनाव को जो देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है। वहाँ महाराष्ट्र में एक संभावना इनको बनती है, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक छोटे दल को लेकर के वहाँ उनको मुख्यमंत्री बना के और अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी इनकी ये जो कोशिश है, शिंदे को उनका वो कद नहीं बन पाया मुख्यमंत्री रहते हुए भी, जिसके बदौलत वहाँ वो चुनाव जीत सकें। हाँ, शिंदे आप कुछ लोगों के साथ जरूर लेके आया, लेकिन प्रजा को नहीं ला पाया वो जी। जनता के प्रति, जनता उसके प्रति कितनी अधिक समर्थक थी वो कह नहीं सकते, और इसी कारण उसको जब भी ऐसी स्थिति बनी है, मतलब वो शिवसेना हो, लेकिन शिवसेना के समर्थक उसके पास 10% मुश्किल से होंगे। जी जी जी। तो और इस तरह से वो उसका लाभ, नेता आगे कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, कार्यकर्ता नहीं, ठीक जी जी। तो इसका लाभ इसलिए नहीं मिलेगा। और महाराष्ट्र से इस कारण, शिंदे के कारण है, जैसा आपने अभी कहा कि अब इसके पीछे राजनीति अलग होती है कि किसी को जब लाए हो 30 आदमी तो कम से कम उनको सम्मान देना जरूरी है, लेकिन सम्मान इतना बड़ा देना बहुत गलत था। अब कहना अलग बात है क्यों कहा जाए, लेकिन निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड और दिल्ली में मुझे उम्मीद है कि नहीं, दिल्ली में खैर आपका प्रभाव तो रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन कांग्रेस का वहाँ प्रभाव नहीं दिखेगा, भाजपा और उनके बीच में ही रहेगा। झारखंड में चूंकि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही, कांग्रेस पीछे से है लेकिन ये माना जाता है कि उन्हीं की है। यहाँ थोड़ा टक्कर होगी। हाँ, क्योंकि इसमें भाजपा आने की संभावना अधिक है। जी,
और कल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कल उन्होंने कहा है कि एनआरसी घुसपैठिए बाहर होंगे, झारखंड में लाएंगे एनआरसी, घुसपैठियों को भगाएंगे। तो स्वाभाविक है कि वो झारखंड के मामले को लेकर अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ जो जंगली इलाके हैं वहाँ पे लोगों ने पहुंचकर, वो रोहिंग्या के बारे में भी कहा जाता है और भी उसी कम्युनिटी के लोगों से जुड़ा हुआ समाचार आता है कि वो लोग सब वहाँ पे आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने विवाह किया और बड़ी बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी। अभी इसमें सच्चाई कितनी है तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये सच है तो ये एनआरसी ले आएंगे तो उसका असर तो पड़ेगा वहाँ। हाँ, निश्चित। रोहिंग्या वगैरह जो होंगे वो बाहर होंगे, रोहिंग्या खासतौर से बाहर होंगे, थोड़ा पड़ेगा। जी 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 जी, ये तो राजनीति है। हाँ, और राजनीति किस तरह कैसे पड़ जाती है कुछ कह नहीं सकते आप। जी जी जी, किस कारण से वो भी नहीं कह सकते आप। जी। चलिए, एक और, जब राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाए या धर्म में राजनीति प्रवेश कर जाए तो थोड़ा गड्ढमड्ढ होता है। हालांकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि सत्ता के ऊपर, राज के ऊपर धर्म होता था, राज धर्म के ऊपर धर्म सत्ता होती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब न उस तरह के राजनेता रह गए हैं, न उस तरह के धर्म में रुचि रखने वाले या धर्म के पताका लेकर के जो चलने वाले लोग हैं वो रह गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इनका नाम भी ऐसा है कि टंग गड़बड़ाता है। ये द्वारिका पूरी पीठ से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कल रायपुर में जो कुछ कहा, उन्होंने सीधा कहा महात्मा गांधी को मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता। जो राष्ट्र पता नहीं कब से है उसका पिता कौन हो सकता है? वो तो इस देश में पैदा हुए तो पिता कैसे होंगे? इस तरह का उन्होंने तर्क दिया है। और दूसरा, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो पुरी के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि गौ हत्यारों के एजेंट हैं नरेंद्र मोदी। वो इतने गुस्साए हैं कि आपको 2014 में हम लोग सरकार में लाने में बड़ी भूमिका निभाए। आपने कहा था कि हम गौ हत्या बंद कराएंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का वो दिया जाएगा, उसको भी आपने नहीं किया और अभी भी गायें कट रही हैं। तो उसी को लेकर के क्रोध में, वैसे भी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बिल्कुल सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही बात करते हैं, उनका स्वभाव है, उग्र हैं, थोड़ा उग्र मतलब थोड़ा तेज हैं, उग्र न कहें, बहुत बड़े संत हैं, वो शंकराचार्य हैं। तो इनका ये कथन, ये दो लोगों का, ये अयोध्या मामले में भी उल्टा इन्होंने कहा था। तो क्या माना जाए कि देश के दुर्भाग्य यही है जी, जैसा मैंने अभी बात की, मुस्लिम का एक मुस्लिम परिवार, मुस्लिम जो समुदाय है जी, एक ने कहा, उन्होंने हेड ने, तो सब उसके पक्ष में हो जाते हैं। हम सनातन इसलिए पीछे है, हिंदू इसलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह के एक दूसरे को काटते हैं जी, अपने को ही काटते हैं। और सबसे अधिक जो तकलीफ होती है और सबसे अधिक जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह होता है जब अपने ही हमारे इतने बड़े बड़े लोग विरोधी हो जाते हैं जिसके पीछे कोई कारण नहीं। जी जी, अब मोदी को कहना है कि वो क्यों ऐसा है, ये क्या समझ में नहीं आता किस तरह से इन शब्दों का उपयोग करते हैं और कैसे संभव हो पाता है इनके शब्दों का सुनना जी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इन्हें अपनी बातों को किस तरह ख़त्म नहीं कहना चाहिए। और इतने बड़े बड़े नेता और ऐसे शब्द, ऐसी बातें कहना हमें बड़ा दुर्भाग्यजनक लगता है। और यही देश को उस स्थिति में ले जाने के लिए मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ कि अब 3 लाख लोग थे यहाँ, अपने 3 करोड़ थे अपना मुस्लिम, आज 30 करोड़ हो गए जी। कितना बड़ा, यानी इतनी उन्होंने विकास किया है, उसके लिए इनको कोई शब्द नहीं निकलते कि किस तरह हम हमारे हिंदू मुस्लिम बनने जा रहे हैं, किस तरह उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, उसके लिए कोई कोशिश करे, उसके लिए विरोध करे जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे सनातन के लिए। और वो उस पर ध्यान नहीं देते, केवल अपने व्यक्तिगत दुर्भावना को अपने शब्दों में प्रकट करके और देश का नुकसान कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें इस पर बड़ा चिंतन, हम तो क्या कहेंगे, हम तो छोटे आदमी हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन बातों को गंभीरता से लेना आवश्यक है कि हमारे ही इतने बड़े बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मनिष्ठ लोग उसके विरोध इतनी बातें कहते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जी जी जी। हालांकि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को तो कई बार, उनसे 2-3 बार तो मैं भी 1-1 घंटे इंटरव्यू किया हूँ और समझ में आता था कि जब उनके सामने बैठे हैं तो लगता था कि ज्ञान के मामले में बहुत बड़े हिमालय हैं ये, और बहुत मतलब अद्भुत ज्ञान है उनके पास। लेकिन मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि वो चैनलों में और अखबारों में छाए रहते हैं, कुछ न कुछ वो टिप्पणी इस तरह की करते हैं, तो वो कितने ज्ञानी है मैं नहीं जानता, लेकिन वो चर्चा में इसलिए रहते हैं कि वो बातें ऐसी कर लेते हैं। अब राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानने का
और राष्ट्र जब मानने लगा है तो आप ये बात कह के चर्चा में ही तो रहना चाहते हैं। बस केवल वही। और ये जो आप टीवी की बात कर रहे हैं ना जी, टीवी में उसी व्यक्ति को दिखाया जाता है जो इस तरह की उटपटांग बातें करता है। ये कि उनका जब भी देखिए आप मैं तो एक बार वो देख रहा था जो मुख्य 90% देते हैं, यानी 50% वो बातें जो किसी का अर्थ नहीं रहता, लेकिन वो किसी के विरुद्ध कह रहे हैं, इसलिए उसको दिखाया जाना। जी जी, ये जो प्रवृत्ति है टीवी की, इस पर बड़ा अब कहना क्या कहेंगे। ये तो स्वाभाविक है, हम भी सुनना चाहते हैं ना। वो तो टीआरपी जिस खबर की ज्यादा मिलेगी उसको उसी को ज्यादा परोसते हैं। हम सुनना नहीं चाहते जी, सुनाया जाता है इसलिए सुन रहे हैं, और इस तरह की प्रवृत्ति बन गई, हम सुनना चाहते हैं। जी जी, अदरवाइज वैसा कौन सुनना चाहता है? देश हित की बात करेगा, जो देश प्रेमी होगा वह ये कहेगा कि बताइए दुर्भाग्यजनक महात्मा गांधी जो भी रहे, ठीक है, उसके समान हमें स्वतंत्र हुए तो केवल उसका, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बड़ी भूमिका थी उनके, कह सकते हैं उससे गरम दल नरम दल दोनों थे। नहीं है, बड़ी भूमिका उनके लिए। ऐसे शब्दों का उपयोग क्या हाँ, मतलब अपमान न करें, आप सम्मान नहीं करते तो अपमान भी न करें। और एक बात आपने कही ना, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में कहीं से एक आह्वान होता है, पूरा देश एक साथ उनके जो बिरादरी के लोग हैं खड़े हो जाते हैं, और सनातनियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो एक जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहाँ पे 16 लोगों को गिरफ्तार किया, खूब पत्थरबाजी हुई है, बताइए। और इस तरफ खुलेआम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान शिव को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्या क्या कह दिया जाता है। अभी बीच में एक खबर दिख रही थी कि दिखाया गया था कि शिवलिंग के ऊपर पांव रख के कोई, मतलब ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती। इनको लगता है कि ये तो भगवान है, अपना निपट लेंगे, हमको क्या जरूरत पड़ी। और वो नहीं सोचते, उनको तो लगता है हाँ अब हो रहा है युद्ध इजराइल और लेबनान, ईरान और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन को लेकर के, और यहाँ बैठे हुए आज भी खबर है कहीं ईरान को एक संदेश दिया है, वो हैदराबाद के निजाम साहब ने, निजाम साहब ही कह लें उनको, वो अपने आप को निजाम ही वहाँ का मानते हैं। ओवैसी अपने वहाँ का नहीं, पूरे देश के मुस्लिमों का निजाम मानते हैं। तो वो ओवैसी ने सलाह दी, अब यहाँ बैठे बैठे आप सलाह दे रहे हैं उनको, तो ये ठीक है, आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो लोग शांति से देखते रहते हैं सब कुछ, दूसरी तरफ पूरे इलाके को अशांत करने में भिड़ जाते हैं लोग, तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन अब उनका है, वो एकजुट है, बाकी लोग एकजुट नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। नहीं, एकजुट भले न हो, मैं नहीं कहता एकजुट हो पाए, ये संभव नहीं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तर्क रहते हैं, लेकिन इस तरह के सामूहिक रूप से ऐसी बातें करना जी, और ये एक दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर ले थोड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार की आक्रामक नीति से बैकफुट पर जा रहे हैं नक्सली, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। शाह की अपील, भटके युवा फिर मुख्यधारा में लौटे। शाह ने बताया 1000 जवानों ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। नक्सली मारे जाते हैं, कई बार इस तरह की घटनाएं होती है, 2, 5, 10 तो मारे जाते हैं, कई बार मारे गए, एक बार तो 20-21 भी मारे गए थे, लेकिन 31 नक्सलियों को उस इलाके में जाके मारना। अबूझमाड़ के मामले में जो नहीं जानते वो समझ लें कि वो जगह जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, इतना घनघोर जंगल है। और अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ एक साथ 1500 वर्षों को जीतता है। आज जहाँ रायपुर है, वहाँ पर 1500 साल पहले वो रायपुर की स्थिति थी, आज वो अबूझमाड़ की है, यानी 1500 साल पीछे चलता है अबूझमाड़ हमसे। उस अबूझमाड़ में घुस करके 1000 सैनिकों ने, हमारे अर्धसैनिक बल के लोगों ने चारों तरफ से घेर करके जिस तरह से मारा नक्सलियों को, वो एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में। और अमित शाह ने तत्काल दूसरे दिन लोगों को बुला लिया, जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं, ज़िले हैं, वहाँ के लोगों को, और वहाँ वाहवाही मिली विष्णुदेव साय जी को कि आपकी रणनीति काम कर रही है। कुल मिलाकर इस मामले में ऐसा नहीं लगता भैया कि अब ऐसे ही अगर नीति अपनाई जाएगी कि दबाव बना के इनको मारो, तो छत्तीसगढ़ महतारी के भाल पर जो कलंक है नक्सलवाद का, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा निश्चित रूप से। और जैसा आपने कहा ना, पहले भी होता था, पहले नहीं होता था ऐसा, कोई 1-2 मारे जाते हैं। अभी तो लगातार इसके साय आने के लगभग 200 पहुंच जाएगा आंकड़ा इस वर्ष में, कम बात है। और ऐसा नहीं जाने क्या प्रयास करके जो कर रहे हैं, जैसे 1000 सैनिकों को भी, 1000 सैनिक मजाक होते हैं, पैदल
कई कई किलोमीटर पैदल चले हैं लोग। 5 दिन लगे, 3-4 दिन लगे उनको पहुंचने में। वहां जाकर के उन्होंने जो किया है वह वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। और इस तरह की योजनाएं बनेगी तो निश्चित रूप से नक्सल आवश्यक है खत्म होना। जी। कोई अर्थ नहीं उसका। और उससे प्रभावित जो गांव है और उससे प्रभावित जो लोग हैं उनकी स्थिति सुनते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है जी। कम से कम उनको शांति मिलेगी और देश कितनी कमियों से बचेगा, कितनी दुर्घटनाओं से बचेगा, ये बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल वो शाह ने जैसे बुलाया है, केवल बुलाने से नहीं बनेगा, उनको इस तरह के जो इन्होंने किया है, किस तरह किया है, इसका उनको भी एक ज्ञान मिले और वो उस तरह करें। यदि तो संभव है आंध्रा से इधर से पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि अदरवाइज एक दूसरी जगह आते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ भागते। इसीलिए सभी नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं सबके प्रमुखों के साथ, गृह सचिव के साथ, वहाँ डीजीपी के साथ चर्चा हो रही है। जुड़े हुए जो 3-4 राज्य हैं जी बिल्कुल। और बिल्कुल इनको मार ही देना चाहिए। मैं तो अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं यार आप लोग इस तरह की बात कर देते हो, विशेष करके मेरे बारे में, अगर नक्सली सुन लेंगे तो सरफ कभी जाओगे तो आपको खड़ा करके गोली मार देंगे। तो मार दें, क्या फर्क पड़ता है, मरना तो एक दिन है ही है। लेकिन उनको मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में गाँव था जहाँ से सानू कान्याल और चारू मजुमदार ने इसको शुरू किया। तो उनकी नीति थी कि सरमाएदारों से जो परेशान लोग हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। अब वो आइडियोलॉजी और वो जो उद्देश्य था वो भटक गए हैं। वो डकैती करते हैं लोग, तो डकैतों के लिए, लुटेरों के लिए मतलब आप ये समझ लीजिए कि आतंकवादी जैसी स्थिति जिनके सामने हो, विदेशी जिनके साथ अस्त्र शस्त्र हों, पाकिस्तान के और चाइना के जिनके पास आयुध मिलते हों, उनको काहे का नक्सली मान रहे हैं। तो इनको मार ही देना ज़्यादा अच्छा है। और कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम जैसे लोगों को जो खुल करके बोलते हैं, अगर नक्सली मार देंगे तो कोई बात नहीं, मरना तो है ही है एक दिन। एक छोटी सी खबर लगी है, लेकिन मैं उस खबर पे चर्चा आपसे इसलिए करना चाहूँगा कि आपने समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम लोग जब कभी बात करते हैं ना कि माखीजा जी से बात करो कहाँ है, जब फ़ोन लगाते पूछते कहाँ भैया, तो पता लगा कि अभी तो जम्मू में है, अब कहाँ है, अभी दिल्ली में, अभी रायपुर में। मतलब 80 साल से अधिक अवस्था होने के बाद भी और लगातार ट्रेन में सफ़र करते हुए लोगों के बीच में जाना, तो आपका ये जो समाज के प्रति जज्बा है वो प्रदर्शित करता है। और रतन टाटा, जिनको बड़े अदब से जिनका नाम लिया जाता है, जब कोरोना हमारे देश में फैला तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शायद 15,000 करोड़ कितना ऐसे कुछ उन्होंने राशि अपनी तरफ से घोषित की। और अविवाहित हैं, इतनी सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। उनको जब देखते हैं ना तो मतलब अपने आप आदर से सिर झुक जाता है। उनकी तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल जब भर्ती हुए तो वो पूरे दुनिया के अखबारों में खबर छपी, सब जगह चर्चा हुई कि रतन टाटा जी की तबीयत खराब है। हम लोग तो मर जाएंगे, पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे लोग अगर इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, 86 वर्ष की अवस्था हो गई है, दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो निश्चित है कि करोड़ों आंखें नम होंगी, इसलिए कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो स्वाभाविक है कि समाज स्वीकार करता है अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं समाज सेवा का। नहीं, दोनों बात आपने मेरे साथ जोड़ा, अच्छी बात है। लेकिन रतन टाटा अपने बड़ी ऐसी हस्ती है जो देश नहीं दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। और उसका जैसे आपने बोला 86 वर्ष हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने जो मेरे बारे में कहा, उम्र के बारे में, उम्र इस कारण नहीं होती कि आप उस तरह कोई करते हैं, आप अपने को उस तरह जीते हैं। हमने कभी नहीं सोचा, और रतन टाटा भी कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे क्या करना है, केवल करते रहना जी, लगातार वो निरंतरता बनी हुई है, चलते रहना जी, करते रहना, चलते रहना। तो चलते रहने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये निश्चित मानिए कि बीमारी आपके किसी न किसी कारण, अवरोध जो आपके पास है किसी कारण, या गलत आपके खान पान है जी, उस कारण हो सकती है। अदरवाइज ईश्वर ने कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं दी कि आपको बीमार किया जाए जी। बीमारी हम अपने आप लेते हैं, उससे रुके, हम न लें जी। ये आप मन में निश्चित कर ले तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति 80 साल आराम से जिएगा, कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वह केवल खाने में नहीं, विचारों में भी, विचार भी बड़ा प्रभाव डालते हैं जी, तो वैचारिक दृष्टि से। और तीसरा, चुप बैठे रहने से नहीं होगा जी। आप लगातार चलते रहने से निश्चित रूप से आपका शरीर उस तरह से स्वास्थ्य देता है। और क्यों मैंने बोला, शरीर और मन दोनों जब स्वस्थ होंगे ना, तब आप उम्र जिएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की दुआएं भी बड़ा काम करती हैं। ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं काम करती हैं। और ये इसको विज्ञान सम्मत भी है। लोग बोलते हैं ना कि लगातार किसी के बारे में अगर अच्छे भाव लेकर के लोग सोचते हैं, बस सोचते हैं, तो एक ओरा तैयार होता है, एक वलय तैयार होता है। वो सकारात्मक, या वो जिसको पॉजिटिव वो बोलते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा, तो वो उस दायरे में जो भी रहेगा उसको लाभ मिलेगा। और विशेष करके जिसको लेकर के, कई बार होता है ना, लोग डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बोलते हैं भाई हमारी दवाएं तो काम कर रही हैं, जो भी करेंगी, लेकिन दुआ की आवश्यकता है इनको। डॉक्टर जो सीधा सीधा चीर फाड़ करने वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं कि वो है कारसाज, वही जो कर पाएगा, हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं जो करना है। तो दुआएं काम करती हैं, और दुआएं उन्हीं के साथ, दुआएं उन्हीं को मिलती हैं जो लोगों के लिए कुछ किए होते हैं। अच्छे विचार, तो अच्छे विचार लेकर के जो लोगों के लिए, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, समाज को समर्पित कर दिया है अपने आप को, उन लोगों के लिए मन में भाव तो पैदा होते हैं। और आज हम लोग इसी मामले को लेकर के भारत विकास परिषद के, आप मुखिया हैं छत्तीसगढ़ के, हम लोग जा रहे हैं रायगढ़, वहाँ नेत्रदान को लेकर के कुछ चर्चा होनी है। अब वहाँ जो कुछ चर्चा होगी आके फिर आपको कल बताएंगे खबर के जरिए, यार जो भी वहाँ जानकारी मिलेगी। लेकिन इस तरह का काम करने वाले जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे प्रदेश में हैं, हमारे देश में हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नमन करता हूं उनको कि आज की तारीख में जब लोग सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, वो पूरी तो नहीं याद है, पेट भरे कर जतन सिखावें। माताएं जो हैं या पिता अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरने का जतन सिखाएंगे कलयुग में। कलयुग तो था ही जब रामचरितमानस लिखी गई थी। उस कालखंड में अगर ऐसे लोग कि अपना घर द्वार छोड़ करके सिर्फ समाज की चिंता कर रहे हों, तो नमनीय तो हैं वो। निश्चित रूप से। और रतन टाटा जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो उस तरह और जिएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल, पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। अब आप कहिएगा कि रतन टाटा जी पारसी हैं। हाँ, लेकिन पारसी नहीं, एक बात की बात कर रहा हूँ। कई बार होता है अपनी जाति का, अपने धर्म का लोग देखते हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ तो, कि जाति धर्म से ऊपर एक ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध भारतीय है। आपने बोला धर्म बात के अपने को रोकना ही अपनी जिंदगी को रोक देना है। जी जी जी, जीवन जब आप सब तरह से, केवल धर्म नहीं, विचार, एक स्वास्थ्य, सब दृष्टि से जितना खुलेंगे उतना अधिक आपका जीवन खुलेगा। जी जी। अब एक खबर है, 928 किलो चांदी जब्त हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। अभी सुबह हमारे पास एक खबर आई थी, वो रात को ही आ गई थी, 12 साढ़े 12 बजे आसपास हमने सुबह ब्रेक की है, जिसमें एक नगर सैनिक है, महिला, वो ड्यूटी में थी, उनके 46 वर्षीय पति की हत्या कुल्हाड़ी से मार करके कर दिया है किसी ने। अज्ञात लोग हैं, उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। सब उनका जो क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, सारे के सारे लोग आसपास के वहाँ जमा हैं, और जो कुछ होगा उसको हम दोपहर की खबर में आपको बताएंगे। शाम तक विस्थापित होने वाले गांव में अफसरों ने 3.76 करोड़ से बिछा दिया पाइप। एक खबर इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुखता से छापी है, और ये शानदार कारनामा किया है पीएचई ने। 9 बैंकों से 54 महिलाओं को दंपत्ति ने लोन दिलाया, बिजनेस के बहाने 40 लाख रुपए समेट कर भाग गए। एक खबर ये भी है, कोरबी बस्ती के पास पहुंचे 3 दंतैल हाथी, ग्रामीण दस्तक में, शाम को बाजार खाली। चारपारा समेत 2 नए घाट के साथ 16 से रेत खदानें खुलेंगी। बस यही खबर है आज तो। और बाकी शारदीय नवरात्रि की खबर है। षष्ठी पर आज नगर के 8 दुर्गा पंडालों में विराजेंगी मां अम्बे। ढाकी कलाकार पहुंचे। जड़गांव एतमा नगर गंज में 11 से अधिक स्टाफ। डैम व वॉच टावर का निर्माण नहीं हो पाया पूरा। अब चूंकि अब ये कहा जाता है ना, 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, जो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे स्वर्गीय जो माता पिता हैं या और भी परिजन होते हैं, उनको समर्पित हो 15 दिन, और उसके बाद फिर नवरात्रि शुरू होती है। तो फिर ये बाजार में रौनक आ जाती है। 15 दिन कुछ खरीदी नहीं होती, सनातनी नहीं खरीदते नई चीज़। अब बाजार में रौनक आ रही है, तो उसी बीच में भी खबर आ रही है कि 928 किलो चांदी जब्त की गई। 928 किलो में लोग 9 करोड़ के आसपास हो गए। तो और ये बताया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पे आया, वहाँ से एक छोटा हाथी जिसको कहते हैं, उसमें लेके जा रहे थे, पुलिस जांच में पाया गया, और वो जीएसटी वालों से पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह की खबरें आती है, तो स्वाभाविक है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो इस समय बड़ी तेज़ी से चलते हैं,
कि जल्दी से सामान आए, कैश का भी खूब फ्लो रहता है। जल्दी से नहीं जी चोरी का सामान आए जी यानी वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वही है कि 2 नंबर का काम जो होता है जी वो हमें यानी गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। जी यदि 1 नंबर आप देते 1 नंबर के हिसाब से हो, आपकी बिक्री वही रेट रहेगी तो उससे कम नहीं होगी। बिक्री का रेट वही रहेगा जो आप ओरिजिनल यानी सही मूल्य से खरीद के सही मूल्य बेचेंगे। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा जो बचता है 2 नंबर के पैसा खरीदने से, वह एक जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में व्यापारियों को समाप्त करना चाहिए। बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो तो केवल लाभ देखते हैं। व्यापारी मतलब केवल लाभ जी कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, वो नहीं सोचते। जी और ये कैसे मेरे लिए उचित होगा, जैसा आपने अभी हम लोग चर्चा किए, जीवन में जीवन अच्छा स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा कमा के जाएंगे, कहाँ जाएगा? आपको याद है गोवा के मुख्यमंत्री जब लंदन में थे तो क्या कहा उन्होंने, जब मृत्यु को दे रहे थे, बोले मेरे पास क्या नहीं है, करोड़ों रुपए हैं जी किस काम के। जी वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। कितनों ने ये बात कही कि उन्होंने नहीं। तो ये जो हम लोग उसके पीछे जो करते हैं ना, यह सोच क्यों होती है, क्या होता है पैसों से, आखिर में क्या कर पाएंगे? पैसा क्या आपको बचा सकेगा? संभव है जब तक आपका स्वास्थ्य स्वयं ठीक नहीं होगा। तो हम लोग उसके पीछे क्यों ये स्वास्थ्य भी ठीक होगा तो आखिर एक दिन तो जाना ही है। वो तो जाना वो अलग मुद्दा है जी। हम मतलब उस तरह नहीं जाएंगे जैसा जाते हैं। ठीक बात है। तो मतलब जब जाना ही है तो फिर उसको क्या लेके थोड़ी जाना है। जी जी यही रहना। वो एक तो कहा जाता है ना कि सिकंदर 17 ऊँटों पे सिर्फ तिजोरियों की चाबियां लेकर के चला करता, तो उसकी लश्कर में इतना मतलब 17 ऊँट पे सिर्फ तिजोरी की चाबियां, तो कल्पना की जा सकती है कि कितना पैसे वाला। लेकिन उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझे खुले आम ले जाइएगा ताकि लोगों को दिखे कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो जाना तो कुछ हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो चांदी वाली बात है, इस मामले को लेकर के मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार खबरें दिखाई, अभी फिर मैं खबर दिखाऊंगा। चांदी के सिक्के आपके पास होंगे, उसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी ये प्रिंट होते हैं, और हम बिल्कुल धार्मिक भावना के वशीभूत होकर के उसको खरीद के ले जाते हैं। हमको 400, 500, 800 रुपये में वो दिया जाता है, और वो उसको हम गलाने के लिए देते नहीं, बेचते नहीं भाई, पूजा पाठ की जगह। उसके नाम पर आपके साथ जो धोखाधड़ी होती है कि आप जब बेचने जाइएगा, हम तो करते हैं, इस बार भी करेंगे, चांदी के सिक्के घर से इकट्ठा करते हैं, लेके जाते हैं, तो मुझे बताया जाता है भाई इसमें 20% है, इसमें 40% है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 60% होगा। तो ये चांदी के नाम पर जो हमारे साथ धोखा होता है, यह भी थोड़ा सा समझने की बात है मुझे लगता है। व्यापारी तो ठीक है, वो तो अपना पैसा कमाता है, लेकिन हमें आपको नहीं, तो व्यापारी तो करता है ये काम ना। हाँ वही, किनके द्वारा करता है, किसके माध्यम से, तो अलग मुद्दा है, लेकिन बेचता तो व्यापारी है ना जी। हाँ, व्यापारी जैसा आपने कहा वास्तव में। और कितनी बड़ी बात है कि खरीदार विश्वास रख के कि यहाँ शुद्ध मिलेगा ले जाता है। और वो जो आपने बताया कि उसमें 20 और 40% होता है, ये तो मैं बहुत दुर्भाग्य है कि चांदी में भी इस तरह की होती है। ये तो बड़े दुर्भाग्य वाली चीज़ है। तो ये बातें तो बड़ा बताया, जब तक हमारे हर जगह व्यक्तिगत, समाज, देश इस चिंतन को नहीं करेगा कि हमें पैसा इस तरह से गलत काम करने से पैसा कमाने का अर्थ क्या है। जी जी। और निश्चित रूप से भगवान बोलता है ना, गलत काम करके करोगे तो तुम्हारा भी जीवन गलत होगा। हाँ, वो एक ऐसे गंदे शब्दों में बोलते हैं, फाड़ के निकलेगा। तो वो तो होता ही है। हमने भी अपने जीवन में, आप तो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, हमने भी 62-63 साल की अवस्था हो गई है। इस बीच में जो देखा है, आने की जो गति होती है ना, वही जाने की भी गति रहती है। जैसे आता है वैसे जाता भी है, और ये जानते हुए भी हम ये कुकर्म करते हैं। तो थोड़ा सा अब अभी पूजा पाठ का समय चल रहा है, तो मेरा हमारे स्वर्णकार भाइयों से भी आग्रह है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो वही जो आपने कहा कि कुछ नहीं जाता साथ में। और कई बार लोग परिहास में कहते हैं कि यार छोटी सी एक दुकान खोलते हैं लोग, और 5 साल बाद देखो तट्टालिकाएँ दुकान में, देखो उसको ताम झाम, फुल एसी, उस महीने का कम से कम 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का तो उनका खाली बिजली का खर्चा। ये सारा चीज़ आता कहाँ से है? ये इतना जल्दी धनवान कैसे हो जाते हैं? तो फिर संदेह यही होता है। मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो पता लगा कि हमको भी कोर्ट में खड़ा कर दिया, डंडा लेके खड़े हैं सड़क पे। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं गलत, इन्हीं स्वर्णकार भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा काम उनके समाज में अगर कोई कर रहा है और उनकी जानकारी में आता है, तो बिल्कुल उसको लात मार के अपने समाज से बाहर करना चाहिए कि तेरे कारण हमारी भी इमेज खराब हो रही है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फायदा होगा।
और थोड़ी सी लालच में कई बार हम लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। बहुत बड़ी लालच जी। एक खबर है ना, 9 बैंकों से 54 महिलाओं को दंपत्ति ने लोन दिलाया, बिजनेस के बहाने 40 लाख रुपए समेट कर भाग गए। हम सोचते हैं हम ही बड़े बुद्धिमान हैं और वो हमारे दद्दा निकलते हैं जो इस तरह का कृत्य करने वाले लोग हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। तो अक्लमंद लोग हैं कि आपके नाम पे लोन, उसके बाद फिर आपको कुछ सामान दे देना, और फिर पता लगा कि सामान में आपने पैसा कमाया, थोड़ा बहुत सामान दिए, 30,000 का 40,000 का आपने कहा सामान देंगे और आपने 10-15 हज़ार का सामान दिया, लोन उसी के नाम पे उठाए, पैसा आपके पास, और ऐसे ही 100, 200, 50, 100 जितना भी पाए आप सबका समेटे और लेके फुर्र हो गए। अब उसके बाद जिसके नाम पे लोन निकला है वो चले, अब उसको पटाए। तो वही खबर है कि इन लोगों ने शिकायत कराई है। तो इससे भी लोगों को थोड़ा सा जो एकदम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं ना, उससे बचें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मैं समझता हूँ डेली के एक पढ़ने को आते हैं, मतलब कितने सैकड़ों हो रहे हैं। हाँ, जो लोग, कई लोग तो बताते ही नहीं। हाँ, बताते नहीं, बोलेंगे तो हंसेंगे। सब जगह पेपर में आएगा भी नहीं ना। जी जी, संभव भी नहीं है। आपसे कितने लोगों की मुलाकात होगी। जी जी। तो जी। ये जो बड़ी न मालूम कैसे इस तरह की प्रवृत्ति बनी, जिससे ठगने की जो बात हर कोई सुनता है। ये जितने दिए हुए ना जितने पैसे, वो भी कभी मैं टीवी में देखा होगा, कभी मैं न्यूज़ में सुना होगा, इस तरह हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हो जाते हैं। जी। मालूम क्या कितने ज्ञानी होते हैं वो, वास्तव में ज्ञानी कहूँगा, जो इस तरह से प्रभावित करके बोलते हैं ना कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं सामने वाले को, करके उनको ले लेते हैं और समझ नहीं आता उनके लोन का पैसा उनके पास जा रहा है, ये उनको मालूम नहीं। क्या दुर्भाग्य है। जी जी जी। विस्थापित होने वाले गांवों में अफसरों ने 3.76 करोड़ यानी 3 करोड़ 76 लाख रेत खदान भी जो समस्या है। हाँ, रेत खदान वाली भी है। 16 से खदानें खुलेंगी अब ये। जी हाँ, आप खैर आप बोलना चाहते हो। जी जी। वास्तव में दुर्भाग्य, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूँ कि यानी रेत खदान को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप। खदान कंट्रोल करिए न निकले, लेकिन केवल लिमिटेड रेत खदानें खोलने से ही ये सब बदमाशियाँ शुरू होती हैं। जी। आप जब लेने दीजिए ना, आप जब पैसा वसूलिए और उससे अभी जो ले रहे होंगे उससे तिगुना आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उससे तिगुना आएगा यदि खदान अधिक खोली जाएगी। जी। और उनको भी तिगुना आएगा और पब्लिक को भी सस्ता मिलेगा। जी भाई, केवल हम अपने वैश भर की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लोगों को कितनी घर बनाने के लिए कितनी महंगी रेट लेनी पड़ती है। जी। केवल इस कारण कि ये कंट्रोल्ड है और रुकी हुई है, छिपी हुई है। बारिश के समय में निकाला नहीं जा सकता, उसको रोक रहती है। इस समय तो भगवानी मालिक है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 जितना भी पाए ले लो। हाँ, तो वही 1,000 की रेत जो है वो 6,000, 7,000, 7,000 में खरीद रहे हैं लोग। कभी कभी खरीदे होंगे, बीच में ऐसा अवसर आता है। तो ये क्यों इस तरह कंट्रोल होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पैसा पब्लिक देने को तैयार है, जो ले जा रहा है वो भी देने को तैयार है, तो उसको थोड़ा सा इस ढंग से हो कि इस तरह की बातें न हो। बड़ा दुर्भाग्य है। खनिज वालों को, पुलिस वालों को, हमारी बिरादरी में बहुत सारे पोर्टल वाले हैं, इनको पैसा कहाँ से आएगा फिर? ये सब तो वो बढ़ा देते हैं ना। केवल इसीलिए उनके पास और भी कई साधन है। जी। यही थोड़ी है जी। तो और भी कई मिलते हैं, कई जगह होते हैं, ऐसा नहीं है जी। हमारी बिरादरी के लोग भी किसी दिन मुझे मारेंगे, जैसे नक्सलियों की बात कर रहा था। जो मैं बोलता हूँ कि भैया ये 100-100, 200 रुपए लेकर के वो खड़े हो जाएंगे कहीं ऑटो कैमरा धर के, और मोबाइल में ही आजकल कैमरा है, वो भी वसूलते हैं, पुलिस वाले वसूलते हैं, खनिज विभाग वाले पैसा लेते हैं। तो आखिर उसका असर तो हमारे ऊपर ही आएगा ना। मैं तो सकारात्मक बात बोल रहा हूँ कि खदानें अधिक खोली जाए। हाँ ठीक है ना, तो इसीलिए नहीं खुलेंगी ना कि इनकी कमाई मार खा जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनकी कमाई मार खाएगी, इसलिए चाहते हैं कि ऐसा चलता रहे। और जब भाई इसके पहले अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं, इसके पहले पिछली बार भूपेश बघेल की सरकार थी और उन्होंने क्या किया, जो सिस्टम था उनके समय में उसी सिस्टम को अभी भी चला रहे हैं, कोई अंतर नहीं आया है जी। अब जी हाँ ठीक है। अच्छा, आखिर में जैसे लोग बोलते हैं ना कि मजाक में हम लोग बोलते थे जब छोटे थे कि ब्राह्मण देवता को पूड़ी जरूर दिखाई देती है, बस उनको ये बता दो कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये अमुक चीज़, हाँ हाँ बिल्कुल पूड़ी बन रही ना। तो वैसे ही माखीजा भैया की और हमारी भी आदत है कि अगर रेलवे का कोई मामला आ गया तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग झेलते हैं। लगातार आप सफ़र करते हैं, लोगों से लगातार मुलाकात होती है, और चूंकि हम लोगों ने कई संघर्ष किए हैं, आपने तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ा संघर्ष किया था, और वो कोरबा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोगों को चाय भी नहीं मिली थी, स्वस्फूर्त कोरबा बंद था। उसके बाद हमको छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मिली थी।
और अभी हंसदेव एक्सप्रेस जो चल रही है, उस आंदोलन की भी रहनुमाई आपने ही की थी, हम लोग सब साथ में थे। खबर है त्योहार में भी रेल सुविधा से वंचित रह गए गेवरा रोड क्षेत्र के रहवासी। तो गेवरा रोड क्या, पूरा कोरबा ही वंचित है। अभी भी आपको जो ट्रेन चल रही है, उन ट्रेनों में बैठ जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि 16वीं शताब्दी का सही बात, हाँ, बैलगाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य जो कोरबा का है, कभी हम लोग देख पाएंगे कि नहीं कुछ ठीक ठाक होगा? नहीं, उसका कारण है ठीक कहाँ, हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए। आप जैसे ही बोल रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कार्य करने का ढंग आपका रहा है वही इसमें महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, सब मिलकर के किए थे। पद तो किसी को भी दिया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं कि कोरबा, मैं समझता हूँ जितना पैसा कोरबा से देश को जाता है, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से हो, कोल के माध्यम से हो, एल्यूमिनियम के माध्यम से हो, या जितने भी हैं, जो हम कोरबा से जो दे रहे हैं, वह उसके अपेक्षा में हमें मिल क्या रहा है जी। केवल कि रेलवे की बात नहीं, क्या मिल रहा है, इस पर चिंतन होकर रेल के लिए तो विशेष रूप इसलिए कि कोरबा में जिस तरह का माहौल बना, जितना बड़ा एरिया है और जिस तरह के लोग यहाँ पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश के नागरिक यहाँ रहते हैं। हाँ, लघु भारत इसीलिए कहा जाता है, लघु भारत कह सकते हैं आप। और ख़ासतौर से साउथ के लिए वो कहूँगा जो यहाँ अब काफ़ी संख्या में है, और उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं, के लिए गाड़ी 2 गाड़ी है जी। छोटी छोटी सी चीज़ें स्वीकार नहीं करते। तो इन सब के लिए निश्चित रूप से आप भले जो भी कहें, मैं तो कहूँ एक बड़ा आंदोलन करना ही चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है। और आंदोलन के अलावा या व्यक्तिगत रूप से पहले मिला जाए, मिल करके उससे चर्चा की जाए, और चर्चा करके इसमें करना जरूरी है। रोज़ पेपर में आना अलग बात है, एक हमारे रामकिशन जी का रोज़ वो भी आना बहुत महत्वपूर्ण है, और उस चर्चा को कल ख़त्म कर देते हैं। उस चर्चा से कुछ नहीं होने वाला, जैसा आप कह रहे हो, मिली गाड़ियाँ तो कल उसी कारण जो हम लोगों ने आंदोलन किया था जी। तो क्या अब क्या हम लोग सो जाए? बिल्कुल नहीं सोएंगे, बिल्कुल नहीं सोएंगे। और आपको भी याद होगा पिछले महीने 6 तारीख को जो सांसदों के साथ बैठक थी जीएम और डीआरएम की, उसमें मुझे अवसर मिला था जाने का, कोरबा की ओर से बात रखने का। मैंने वहाँ नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि आप एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए, लेकिन जब डॉक्टर ही बीमार हो गया तो मरीज क्या करेगा, मरीज के लिए क्या। मेरी स्थिति वही हो गई। अभी धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है, और भाव तो है। अब आप लोगों के साथ मिल करके एक बड़े संघर्ष की तैयारी करना, हो सकता है दीपावली से पहले शुरू हो जाए, करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके लिए तो स्वाभाविक है कि आप लोग जब सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग जब ऊर्जा देते हैं, थोड़ा सा पीछे से धक्का मारते हैं, तो हम लोग दौड़ पड़ते हैं कि चलिए भाई, तो दौड़ेंगे। शहर तो तैयार बैठा हुआ है, शहर तैयार, इस मामले को लेकर के। ये जो आपने शब्द कहा ना जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण वही है जी। पूरा शहर उसके लिए तैयार है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आवश्यक है कि हमारे पर प्रयासों की, सकारात्मक प्रयासों की, बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक प्रयास करेंगे। और सब लोग इसमें, सांसद महोदया ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं, यहाँ के मंत्री लखनलाल देवांगन जी भी बोलते हैं कि हम साथ में हैं, श्रमिक संगठन सारे साथ में हैं। तो हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबका है, ये किसी एक का नहीं है। कोई किसी को, अब हम लोगों को तो कोई भाजपा और कांग्रेस में रह करके चुनाव लड़ना नहीं है। तो विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया होने के नाते, कोरबियन होने के नाते भाव मन में आता है कि नहीं, ये धरती हमको कुछ नहीं सब कुछ दे रही, तो हमारा धर्म बनता है कि इसके साथ अन्याय करने वालों के विरुद्ध हम शंखनाद करें। वो करेंगे और झुकाएंगे, एक बार नहीं झुकेंगे तो फिर देखा जाएगा। हम लोगों ने तो वो भी दिन देखा, मैं भी मिलिट्री ड्रेस पहनाया था आपके समय में। ये हुआ था कि साला ट्रेन के सामने कूद करके प्राण दे देंगे कोरबा के लिए। सभी नेता लोग आ गए थे, सभी। तो हाँ ठीक है, वो राजनीति करने वाले लोग तो मधुमक्खी की तरह देखते हैं कि जहाँ थोड़ा सा है मज़ेदार चीज़ वहाँ पहुँच जाए। चलते चलते शारदीय नवरात्र की षष्ठी पर आज नगर के 8 दुर्गा पंडालों में विराजेंगी मां अम्बे। ढाकी कलाकार पहुँचे, मतलब ढाकी कलाकार जो पश्चिम बंगाल में नवदुर्गा के समय में, दुर्गा जी के स्थापना के समय और उस समय जो बजाते हैं, वो एक अलग रिदम में बजता है। और जब बजता है तो फिर वो अपने आप मन में एक धार्मिक भाव उत्पन्न होता है, तो वो एक वातावरण बनेगा ऐसा। आज माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है, और सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। पूरा कोरबा, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश, पूरी ये कायनात प्रसन्न रहे, किसी को दुख दर्द न हो,
ये माँ से कामना। और एक बात यहाँ भी मैं कहूँगा, वही बात जो मैंने चांदी के बारे में कहा, मैं पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से इस समय, और एक जो मार्च में नवरात्रि आती है उसमें नकली घी वाले मामले की चर्चा मैं जरूर करता रहा। इस बार तो ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि तिरुपति में गड़बड़ पाया गया। तो वही होता है कि अरे ये कौन सी नई बात कह रहे हो यार, ये तो हमेशा ही होता रहा, इस तरह की बात कहने वाले लोग भी हैं। अब होता यही है कि बड़ी जगह होगी, जैसे बड़े अभी नरेंद्र मोदी जी को जुकाम हो जाए तो पूरी चर्चा हो जाती है उस पर, लेकिन वो ठीक राम मर जाएगा बीमारी से तो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो तिरुपति में हुआ तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, जबकि इससे पहले भी इसकी बात होती रही। भवानी मंदिर में, सर्वमंगला मंदिर में, या जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पे हजारों हजार दीप जलते हैं, वहाँ पे क्या शुद्ध घी का दिया जल रहा है? तो कहीं ना कहीं हम चर्बी युक्त घी का दिया जला करके अपनी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं, और माता रानी हमसे नाराज होंगी ये तो तय मान लो। इसको भी थोड़ा सा हम तो कोशिश करते हैं कि शुद्ध हो जी। अब देने वाला क्या दे रहा है हमें मालूम भी तो नहीं पड़ सकता जी, जांच तो हो नहीं सकती ना। लेकिन रेट तो समझ में आ जाना चाहिए कि आप खाने के लिए खरीदते हो तो 1000 रुपए से कम में नहीं मिलता। अगर आप गांव का खरीदोगे ठीक ठाक आदमी देगा। नहीं, पैसा उसका भी उतने रेट लेते हैं। हाँ। आप एक बोल रहे हैं कि जो नहीं, 400 500 600 में घी आपको उपलब्ध है बाजार में। अच्छा, वो जो उनको मैं तो दिखाया हूँ इसको। हाँ, तो अच्छा वो होगा फिर। वैसा दुर्भाग्य है कि जानते हुए यदि कर रहे हैं तो मैं बताऊँ हम अपराधी हैं। जानते हुए हम कर रहे हैं तो हम अपराधी हैं, जैसा आपने कहा जी। ये नहीं होना चाहिए। अनजाने में स्वाभाविक है, हम जानते नहीं तो कुछ भी हो जाए। अब लाने वाला क्या ला रहा है फिर, या फिर ये मंदिर वाले बड़े बड़े मंदिर जो आपने नाम लिए उनको उसमें काफ़ी उनका व्यापार हो गया, उनका व्यापार है, तो व्यापार कर रहे हैं जी। तो वैसे देखिए जितने भी बड़े मंदिर हैं केवल इसी अवसर पे कोई करोड़ों नहीं कमा लेते हैं जी। पूरा साल भर जो कमा रहे हैं वो भी कम नहीं है जी। या उसको उसके कारण कमी है जो कवाट है, वो तो उनकी इंडस्ट्री हो जाती है। हमारे भाव है लेकिन उनकी इंडस्ट्री है। चर्चा की तो मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि हमारा दुर्भाग्य है हमारे मंदिरों में करोड़ों, अभी तो एक बार न्यूज़ आया था पूरा, किसकी 770 करोड़ की, किसी 1 लाख करोड़ की जायदाद, इतना सोना इतना चांदी पड़ा है। ये हम काहे रख रहे हैं? मंदिर की स्थापना या आपको जो मिला है वह इसलिए दिया कि कल इसको आप बनाओ जी। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो जी। ये हमारे देश में मंदिरों का जो इतिहास है जी जी, वह बड़ा दुर्भाग्यजनक। मंदिर केवल अपने लिए इकट्ठा करते हैं, समाज को कुछ नहीं देते। जबकि देखिए ईसाई देखिए, मुस्लिम देखिए, समाज को देते हैं जी। ये हमें उसके लिए इन मंदिरों को, इन जितने बड़े बड़े ये धर्मात्मा उनको कहना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे का सदुपयोग तब है जब इससे किसी समाज का भला हो। अदरवाइज वही जो मैंने कहा, मृत्यु हो जाएगी तो क्या उसका काम आना है, मंदिर टूटे तो क्या फ़ायदा है इसको इस तरह इकट्ठा करने का। हर जगह कहीं भी कोई एक मंदिर बताइए, कोई एक ऐसा बड़ा बताइए जो समाज के लिए कुछ काम कर रहा हो, समाज के लोगों को। ये एक बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में, हमारे धर्म में, मैं ऐसा कहूँगा। उसको चिंतन जरूर होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चिंतन होना चाहिए। और अगर आपको ठीक वो करना है, व्यवसाय ही करना है, तो व्यवसाय के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें जाइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लाभ के लिए अगर आपको काम करना है तो व्यापार में का क्षेत्र खुला हुआ है। धर्म को व्यापार न बनाएं, धर्म को, वहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो भावनाओं को आप कलुषित और न करें। ये देखिए उसका सदुपयोग करें, जो अच्छा जी बिल्कुल जितना आ रहा है आपका उसका इतना सदुपयोग करें कि कम से कम लाखों लोगों को आप सुविधा दे सकते हैं। जी। अब चलता है ट्रस्ट को लेकर के, सर्वमंगला मंदिर ट्रस्ट बनना चाहिए, उसके लिए नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उसको लेकर के आई कि एक ही परिवार उस पर काबिज है। वही हाँ, नहीं काबिज रहे जी, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो आ रहा है उसको कहीं बांटता हुआ दिखे तो सही, आपका कहीं सदुपयोग दिखे तो, कोई अच्छे कार्य करने में, किसी गरीबों का, किसी कन्याओं का, किसी विवाह के लिए, किसी उसके लिए गांव में जाए कुछ करें, कुछ तो दिखे। जी जी भाई 10% भी करे तो लगे कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, दिखता है ना, लोगों के पास ट्रकें आ गई, सुख सुविधा बढ़ गई, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए की इतनी बड़ी बड़ी सेंट की शीशी दिखने लगी। ये सारी सुविधाएं वो देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिरी में फिर अभी एक खबर आ रही है, हरियाणा में रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर। पहले कांग्रेस पूर्ण बहुमत में बता रहे थे, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 50 पे कांग्रेस और एनसी आगे है, बीजेपी 23 पे आके अटक गई है। कुल मिलाकर ये तय है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। रुझान अभी चलता रहे, 2 घंटा चलेगा, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं इसको।
ये चैनल वाले भी कई बार होता है कि इनसे आगे हम चले गए तो एक एक कल्पना ही में उठा के डाल देते हैं। पता लगा 7 बजे से 8 बजे से पेटी खुल रही है और 7:30 बजे से देना शुरू कर देते कि वहाँ इतनी सीटों पे आ गए, वहाँ इतनी, क्योंकि मालूम है 10-10 वोट आए हो तब भी बोलता। वो काउंटिंग जो होती है ना उसकी पेपर की, वो डाक मतपत्र की, उसके आधार वो भी नहीं खुला रहता, पहले हवा में छोड़ देते हैं। तो खैर ये हवा में चलता रहेगा। अब हरियाणा में बीजेपी को रुझानों में बहुमत एक चैनल दिखा रहा है। अब जो भी हो 12 बजे तक तो दृश्य स्पष्ट हो जाएगा और पता लगेगा कि कहाँ नगाड़े बज रहे हैं और कहाँ लोगों ने नगाड़े पे पानी डाल करके उसको रख दिया कि 5 साल बाद फिर इसको 47 बीजेपी 39 कांग्रेस। जी ऐसे ही बढ़ घट रहा है। अभी तो रुझान है, अभी तो 10 बजने वाला है, अभी तो टाइम है। अब ये कई बार होता है ना कि दो चार सीटें ऐसी रहती हैं जो 150 में ही अटकी रहती हैं, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये सब चलता रहता है। खैर चलिए, अब हम लोग, चूँकि आज हम लोगों को एक कार्यक्रम में शामिल होने रायगढ़ जाना है और नेत्रदान देहदान के मामले को लेकर के वहाँ एक बड़ी चर्चा होनी है और वहाँ प्रस्तुत होना है, तो आज हम अपनी चर्चा, जी निश्चित सौभाग्य होगा अपने कोरबा का कि नेत्रदान की प्रारंभ उसको व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर ने स्वयं इंटरेस्ट ले करके अपने गवर्नमेंट कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को यह सुविधा देने के लिए बाध्य किया है, मैं कहूँगा। जी जी, और वो बाध्य मिल रहे हैं, ये हमारे लिए शहर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि कम से कम हम कितने ही जिनकी नेत्र को इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, जो उसका लिया जाता है वह साधारण चीज़ रहती है, वह कितने को आँख दृष्टि देगी, आँख देगी, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये प्रयास है, ईश्वर करेगा सब सामने। तो आगे आवश्यक तो देहदान तो होता ही है यहाँ, उसके लिए भी प्रयास फिर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत विकास परिषद उस मामले को लेकर के बहुत संजीदा है और आप सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए, क्योंकि हमने एक दिन दिल की बात इसी मसले को लेकर के की थी और जिस तरह के भाव लोगों ने प्रकट किए बाद में कि इस तरह की बातें अगर लोगों के सामने जाएंगी, लोग प्रेरित होंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं हमको भी देह दान करना चाहिए। जैसा प्रदीप महतो ने अभी बरपाली के एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हम लोगों के साथी थे, उन्होंने देहदान की, नेत्रदान के क्षेत्र में तो कई लोगों ने किया है। तो वो जो कोशिश है, जी मैं बताऊंगा, मैं लायंस क्लब में रहा हूँ जी। आज से मैं जब 2002 में गवर्नर था तब की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ नेत्रदान बहुत कम प्रतिशत था। श्रीलंका में प्रायः 90% लोग नेत्रदान करवाते थे, जो नेत्र हमारे यहाँ आते थे। और हमारे यहाँ देश में, भारत में उसका प्रत्यारोपण होता था। इतना बड़ा काम होता था लंका में। केवल भावना है और मालूम पड़ने पर इसका कुछ नहीं होता, लोग सब प्रेरित होते हैं। फिर जी वह एक भावना लानी है। हाँ, वो चर्चा होते होते कई बार होता है ना कि समाज में लोग बोलते हैं कि भाई हम इसको आँख निकाल देंगे तो हो सकता है कि इनके, हमारे जो इस दुनिया से गए हुए माता पिता या परिजन हैं उनको कष्ट होगा। हाँ, कष्ट होगा। वो एक भाव रहता है। तो उस भाव को जब आप जैसे लोग उनके बीच में बैठ करके समझाते हैं कि देखिए उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, या मैं भी करने वाला हूँ, मैंने भी घोषणा कर दी है, तो लोगों को लगता है कि नहीं हमको भी वहाँ जाना चाहिए। और वैसे भी हम तो महात्मा दधीची की देश के लोग हैं। वो अक्सर हम लोग इस तरह का उदाहरण दिया करते हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जो भाव हमारे देश में है। वो श्रीलंका की बात आप कर रहे हैं, वो जो राक्षसों का देश था वहाँ पे भगवान राम ने विभीषण को राजा बना दिया, तो वहाँ देवत्व जागृत हो गया। लेकिन हमारे यहाँ इतने देवी देवता और उसके बाद भी देवत्व जागृत नहीं हो रहा है उस रूप में। तो मुझे लगता है कि जगे रहे होंगे, पहले थोड़ा सो गए, फिर से जागेंगे। देवी देवता होने भी समाज को गड़बड़ हो जाता है। चलिए, हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय निकाले, आपने अवसर दिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद भैया।